हेलो स्टूडेंट्स, so this is your very own pen physician and biology guru डॉक्टर अंकुर once again। तो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन चैलेंज दिया था और वो क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि जो नी जर्क रिफ्लेक्स है वो मोनोसिनेप्टिक होता है, ये हमें पता है, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है। लेकिन यदि आप उसका डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो उसके डायग्राम में आपको क्या मिलेगा बच्चों? एक इंटरन्यूरॉन मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यदि किसी रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे में इंटरन्यूरॉन होता है तो फिर वो पॉलीसाइनेप्टिक कहलाता है। क्या डिफरेंस होता है मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में? यदि किसी रिफ्लेक्स एक्शन के रिफ्लेक्स आर्क में सिर्फ एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन हो, कोई इंटरन्यूरॉन नहीं हो बच्चों बीच में, तो फिर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिर्फ एक ही साइनेप्स बनता है डायरेक्टली बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो वहां पर क्योंकि सिर्फ एक ही साइनेप्स बनता है तो उस रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहते थे मोनोसाइनेप्टिक। लेकिन यदि किसी रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे में मींस रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कोई एक इंटरन्यूरॉन या एक से ज्यादा इंटरन्यूरॉन्स हो तो फिर बच्चों क्या होगा? एक साइनेप्स तो बनेगा सेंसरी न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन के बीच में, अगला बनेगा इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो एक से ज्यादा साइनेप्स बन रहे हैं तो फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है पॉलीसाइनेप्टिक। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में इंटरन्यूरॉन है तो फिर उस हिसाब से जो नी जर्क रिफ्लेक्स है वो भी पॉलीसाइनेप्टिक होना चाहिए, लेकिन होता मोनोसाइनेप्टिक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फिर क्यों हम इसको मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं, कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, काफी बच्चों ने मुझे एक चीज बोली, क्या बोली? कि सर ये तो एनसीईआरटी ने गलत लिख रखा है। हम क्या पढ़ते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है कि नहीं सर ये तो पॉलीसाइनेप्टिक है, मोनोसाइनेप्टिक नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, नी जर्क रिफ्लेक्स मोनोसाइनेप्टिक ही है। अब ये इंटरन्यूरॉन यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स होता क्या है? नी जर्क रिफ्लेक्स एक तरह का टेस्ट है जो फिजिशियंस या न्यूरो फिजिशियंस करते हैं बच्चों। कब करते हैं? जब हमें ये पता करना होता है कि जो नी जॉइंट है इसके अराउंड सप्लाई करने वाले जो स्पाइनल नर्व्स हैं बच्चों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारी स्पाइन से निकल कर आते हैं बाहर, वो सारे न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली वर्क तो कर रहे हैं ना, या कहीं पाथवे में कोई डिफेक्ट है। यदि बच्चों बीच में कोई भी न्यूरॉन, चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो चाहे मोटर न्यूरॉन हो, जो इस नी जॉइंट के आसपास सप्लाई कर रहे हैं, उनमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो फिर क्या होगा? ये रिफ्लेक्स नॉर्मली नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, नी जॉइंट को सप्लाई करने वाले न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट है, या तो कोई सेंसरी न्यूरॉन डैमेज्ड है या फिर कोई मोटर न्यूरॉन डैमेज्ड है। ठीक, तो ये तो हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। कैसे किया जाता है पहले ये देख लेते हैं फिर। तो बच्चों नी जर्क रिफ्लेक्स में जो डॉक्टर होता है उनके पास एक हैमर होता है, एक हथौड़ा होता है। तो ध्यान रखें इसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो रबर का बना हुआ होता है बच्चों, लोहे का नहीं बना हुआ होता है ना। हड्डी तोड़नी नहीं है, हमें सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन करना है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, इस हैमर की मदद से नी जॉइंट के जस्ट नीचे हिट करते हैं। ठीक, ये टिबिया बोन है बच्चों, ये फीमर बोन है जो थाई में होती है। हमारी थाई के फ्रंट में ऊपर वाले पार्ट में कौन सी मसल होती है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। और थाई के बैक वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में कौन सी मसल होती है बच्चों? हैमस्ट्रिंग मसल। क्वाड्रिसेप्स मसल का जो टेंडन है वो भी टिबिया पर आके आगे की तरफ जुड़ता है, और जो हैमस्ट्रिंग है उसका टेंडन भी टिबिया पे पीछे की तरफ आकर जुड़ता है बच्चों। जब क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो लेग को आगे की तरफ पुल करती है, तो आगे की तरफ जाएगा लेग। जब हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है बच्चों तो ये लेग को पीछे की तरफ पुल करती है और इस तरफ लेकर जाती है। तो दोनों मसल्स अपोजिट एक्शन करती है, मतलब कैसी मसल्स है? एंटागोनिस्टिक मसल्स है बच्चों। ठीक है, अब नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है? जब डॉक्टर इस हैमर की मदद से इस जगह पर हिट करेंगे, कहाँ हिट करते हैं? टिबिया बोन के जस्ट नीचे की तरफ बच्चों। यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी, जिसके पास आकर क्या जुड़ता है? क्वाड्रिसेप्स का टेंडन। ठीक, जब डॉक्टर इस हैमर से यहाँ पर हिट करेंगे तो इस टेंडन में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं बच्चों तो इन रिसेप्टर्स से एसोसिएटेड सेंसरी न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल कर रही है। इस सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ पहुंचती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये सेंसरी न्यूरॉन किसके साथ साइनेप्स बनाता है बच्चों? यहाँ पर रेड कलर का आपको न्यूरॉन दिख रहा होगा। ये रेड कलर का न्यूरॉन क्या है बच्चों? दिस रेड कलर्ड न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो होता क्या है बच्चों? ये जो रेड कलर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है, इसमें अब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगी। कैसे? जो सेंसरी न्यूरॉन था वो इंपल्स लेकर आया। ये सेंसरी न्यूरॉन किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? एक्साइटेटरी। वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अब इस रेड कलर के न्यूरॉन में, जो हमने यहाँ पे रेड कलर से बना रखा है, जो कि क्या है? मोटर न्यूरॉन ऑफ क्वाड्रिसेप्स, इसके अंदर भी एक इंपल्स जनरेट करेगा। ये इंपल्स इस मोटर न्यूरॉन से कहाँ पहुंचेगी? क्वाड्रिसेप्स के पास। क्वाड्रिसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का टेंडन यहाँ नीचे टिबिया के
आगे वाले सरफेस पे जुड़ा हुआ है तो ये पुल करेगा टीबिया को पुल करेगा तो आगे के डायरेक्शन में एक जर्क आएगा, पाँव आगे की तरफ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एक नॉर्मल नी जर्क रिफ्लेक्स हुआ है। यदि ये रिफ्लेक्स नहीं आता है इसका मतलब या तो सेंसरी न्यूरॉन में कहीं डैमेज है या मोटर न्यूरॉन में कहीं डैमेज है या फिर मसल में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स हमें पता चल जाता है कि सारे न्यूरॉन्स यहाँ पर जो हैं इन्वॉल्व वो सारे के सारे ठीक है, नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो बच्चों अब ये इंटर न्यूरॉन यहाँ पर क्या कर रहा है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। अब बच्चों सपोज करो जब मैंने यहाँ पर हैमर से हिट किया, सेंसरी न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट हुई, फिर क्वाड्रिसेप्स के मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट हुई, क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुई। इफ एट द सेम टाइम जब क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उस वक्त यदि हैमस्ट्रिंग मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होकर पाँव को आगे की तरफ खींच रही है और हैमस्ट्रिंग यदि कॉन्ट्रैक्ट होगी उसी समय पे तो ये पाँव को पीछे की तरफ खींचेगी। तो एक मसल तो आगे की तरफ खींच रही है, पीछे की तरफ खींच रही है, पाँव दोनों तरफ ही नहीं जा पाएगा और ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या जरूरी है बच्चों? जिस समय क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस वक्त हैमस्ट्रिंग रिलैक्स्ड रहनी चाहिए। ये चीज इंश्योर करना बहुत 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 जरूरी है बच्चों। भगवान ने हमारे बॉडी को बहुत ही परफेक्ट वे में बनाया है और इसका अरेंजमेंट भी कर रखा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला है। क्या अरेंजमेंट कर रखा है? देखो होता क्या है, जब ये सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स लेकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचता है तो एक साइनेप्स तो ये बनाता है विद द मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन बच्चों एट द सेम टाइम ये एक और न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाता है, दैट इज इंटर न्यूरॉन। ये वाला इंटर न्यूरॉन जो ग्रीन कलर से हमने बना रखा है। अब बच्चों यूजुअली एक न्यूरॉन एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तो यदि यहाँ पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया था तो यहाँ पर इंटर न्यूरॉन के साइनेप्स पे भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ये जो इंटर न्यूरॉन है इसके अंदर भी एक इंपल्स जनरेट होगी। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो इंटर न्यूरॉन है ये किसके साथ साइनेप्स बना रहा है? ये बना रहा है साइनेप्स विद द मोटर न्यूरॉन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, नॉट विद द मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। और ये जो इंटर न्यूरॉन है बच्चों ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज करता, ये रिलीज करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं ये साइनेप्स वाले टॉपिक में आप पढ़ते हो बच्चों, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसका वीडियो भी मैं बनाकर डाल दूंगा। तो बच्चों जब भी कोई न्यूरॉन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है किसी साइनेप्स पे तो जो अगला न्यूरॉन होता है जिसके साथ वो साइनेप्स बनाता है उसके अंदर कुछ समय के लिए इंपल्स जनरेशन को ब्लॉक कर देता है, नर्व ब्लॉकेड हो जाता है बच्चों वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन विच इज सप्लाइंग टू हैमस्ट्रिंग अब कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा, इसके अंदर कोई दूसरा न्यूरॉन भी इंपल्स जनरेशन नहीं कर पाएगा। तो जब भी ये सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा ये क्वाड्रिसेप्स के मोटर न्यूरॉन को तो स्टिमुलेट कर देगा लेकिन हैमस्ट्रिंग के मोटर न्यूरॉन को ये ब्लॉक कर देगा, ताकि जब क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो तो हैमस्ट्रिंग रिलैक्स रहे और ये नी जर्क रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली हो पाए और इसमें किसी तरह का कोई हर्डल ना है बच्चों। तो आगे सिग्निफिकेंस यहाँ पर समझ में इंटर न्यूरॉन की। अब क्यों हम इसको मोनोसाइनेप्टिक कह रहे हैं इंटर न्यूरॉन होते हुए भी? तो बच्चों एक्चुअली जो रिफ्लेक्स हुआ है वो हुआ किस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है? यहाँ पर इफेक्टर मसल कौन सी है? क्वाड्रिसेप्स, ना कि हैमस्ट्रिंग। तो यहाँ पर नी जर्क रिफ्लेक्स का रिफ्लेक्स आर्क कौन सा माना जाएगा? यहाँ पर इसके टेंडन में प्रेजेंट रिसेप्टर, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स एंड देन क्वाड्रिसेप्स मसल, ये रिफ्लेक्स आर्क है नी जर्क रिफ्लेक्स का, ना कि ये वाला बच्चों की सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड हैमस्ट्रिंग मसल। ये तो बच्चों एक एसेसरी पाथवे है जो ये इंश्योर कर रहा है कि नी जर्क रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली हो पाए। तो क्योंकि इस इंटर न्यूरॉन को और इस मोटर न्यूरॉन ऑफ हैमस्ट्रिंग को हम नी जर्क रिफ्लेक्स के रिफ्लेक्स आर्क में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर बच्चों नी जर्क रिफ्लेक्स कैसा रिफ्लेक्स हो जाएगा? मोनोसाइनेप्टिक, क्योंकि उसके पास में तो सिर्फ एक सेंसरी न्यूरॉन एक मोटर न्यूरॉन ही है, बीच में कहीं कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है बच्चों। तो आ गया समझ में क्यों हम नी जर्क रिफ्लेक्स को मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं और पॉलीसाइनेप्टिक नहीं कहते हैं। पॉलीसाइनेप्टिक के एग्जांपल में आप याद रखोगे बच्चों विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होते हैं? किसी ने हमें पिंच किया और हमने हाथ पीछे हटा लिया एकदम से, तो ये सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसमें कोई नॉक्शियस पेनफुल स्टिमुलाई जब भी हमारे पेरिफेरल पार्ट में लगता है और हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं पीछे, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। और ये सारे पॉलीसाइनेप्टिक टाइप के होते हैं, इनमें इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है बच्चों। तो आ गया डिफरेंस मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक में, और ये भी पता चल गया जो चैलेंज क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो बच्चों इसी तरह से आगे भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और वीडियोस बायोलॉजी से आपके लिए लाता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।